नीतीश कुमार की पलटीमार पॉलिटिक्स फिर से परवान पर है। लेकिन नीतीश कुमार की इस कोशिश से न तो लालू यादव परेशान हैं और न ही महागठबंधन की दूसरी पार्टियां। वजह ये कि लालू यादव को नीतीश कुमार की कुल सियासी हैसियत का अंदाजा लग चुका है, इसलिए उनके होने या नहीं होने से आरजेडी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में आरजेडी के 75 विधायक जीत कर आए थे, जबकि नीतीश की पार्टी जेडीयू से सिर्फ 43 विधायक ही जीते। आरजेडी को 23.11% वोट मिले थे, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 15.6% वोट हासिल हुए। साल 2015 में जेडीयू और आरजेडी साथ लड़े थे, तब भी जेडीयू को 16.7% वोट ही मिले थे। नीतीश के साथ अब तक कुर्मी कोयरी समीकरण रहा। उनकी आबादी 11.12% मानी जाती है, यानी आरजेडी के साथ जाने के बाद से उनमें बीजेपी ने बड़ी सेंधमारी लगा दी। लवकुश समीकरण में सर्वाधिक आबादी वाला कुश यानी कोयरी उपेंद्र कुशवाहा के साथ उनके सलूक देखकर खिसक गए और कुर्मी वोटों में आरसीपी सिंह की वजह से विभाजन होना तय है। मुस्लिम नीतीश कुमार की पलटीमार राजनीति से पहले ही बिदक चुके हैं, इसलिए अब उनके पास 5.7% वोट्स नहीं है, यानी आरजेडी को उनके साथ न रहने पर नुकसान 10% से कम का ही होगा। इसकी भरपाई के लिए कांग्रेस और वाम दल आरजेडी के साथ है। आरजेडी की सबसे बड़ी ताकत यादव और मुस्लिम वोटर्स हैं। दलित पिछड़ों के बीच भी आरजेडी की पैठ है। यादव वोटर्स ने तो दुर्दिन में भी आरजेडी का साथ नहीं छोड़ा। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में मुस्लिम कम्युनिटी का नीतीश से भरोसा उठ गया, इसलिए कि वे उस एनडीए के साथ थे जिसका नेतृत्व केंद्रीय स्तर पर बीजेपी करती है और बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। यही वजह है कि नीतीश कुमार एक अदद मुस्लिम विधायक के लिए तरस गए। जेडीयू ने 11 मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे, लेकिन कोई नहीं जीता। बिहार में मुस्लिम आबादी 17% और यादवों की 18% आंकी जाती है। हालांकि इसका कोई पुख्ता आधार नहीं है। अगर जेडीयू रहित आरजेडी के नेतृत्व वाला महागठबंधन बचता है तो यादव मुस्लिम की तकरीब 35% आबादी उसके समर्थक जरूर होगी। आरजेडी लोकसभा के चुनाव में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी, लेकिन उसका असल वास्ता बिहार की राजनीति से है। तेजस्वी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में अपने दम पर चुनाव लड़कर साबित कर दिया कि किसी भी कद्दावर नेता से वे कम नहीं। उन्होंने न पिता लालू और मां राबड़ी का सहयोग किया, बल्कि बैनर पोस्टर से भी उनको दूर रखा। इसके बावजूद सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आरजेडी का उभार हुआ। महागठबंधन में वाम दलों को जोड़ने से उन्हें लाभ ये हुआ कि सत्ता से महज 6 कदम ही वे दूर रहे। शरद पवार के खिलाफ बगावत करने से पहले अजीत पवार ने ऐसी कोई गलती नहीं की जिस वजह से उन्हें आगे कोर्ट या चुनाव आयोग में मात खानी पड़े, क्योंकि शरद पवार की चालों से वे बेहतर तरीके से वाकिफ थे। इसलिए तख्ता पलटने के 2 दिन पहले ही उन्होंने चुनाव आयोग को हलफनामा देकर बता दिया था कि शरद पवार को पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। पार्टी मेंबर्स ने अजीत पवार को अपना नेता चुन लिया है। हलफनामे के जरिए 40 विधायकों का साइन किया एक पत्र चुनाव आयोग को दिया गया। अजीत पवार ने ये सब उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 2 दिन पहले ही कर दिया था। ऐसे में अजीत पवार सहित 9 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई का कोई मतलब नहीं रह जाता। अब चुनाव आयोग ही पहले तय करेगा कि किसका पलड़ा भारी है। एनसीपी नेता और अजीत पवार के करीबी अनिल पाटिल ने कहा कि 40 से ज्यादा विधायक हमारे साथ हैं। अजीत पवार को पार्टी के 95% विधायकों का समर्थन प्राप्त है। हम एक राष्ट्रवादी पार्टी हैं। हमारा व्हिप सभी विधायकों पर लागू होता है। जरूरत पड़ी तो हम अदालती लड़ाई का भी सामना करेंगे। साथ ही अजीत पवार गुट के एक वरिष्ठ नेता ने दावा किया कि 40 विधायकों के शपथ पत्र अजीत पवार के पास आ गए हैं। अब संभावना है कि शिवसेना की तरह राष्ट्रवादी पार्टी किसकी होगी, इसकी लड़ाई चुनाव आयोग में होगी। पार्टी तय करते समय चुनाव आयोग ट्रिपल टेस्ट का आधार लेता है कि कौन सी पार्टी संविधान के मुताबिक नीति लागू कर रही है। पहले ये देखा जाता है कि पदाधिकारी और कार्यकर्ता किस तरफ हैं। फिर ये भी जांचा जाता है कि जनप्रतिनिधि किस तरफ हैं। यही ट्रिपल टेस्ट शिवसेना के बारे में निर्णय लेते समय भी इस्तेमाल किया गया था। चुनाव आयोग ने कहा कि शिवसेना के दोनों गुट पार्टी के उद्देश्यपूर्ण नीतियों में विफल रहे हैं। साथ ही दोनों गुटों की ओर से हलफनामे की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठाए गए। शरद पवार गुट के जयंत पाटिल ने भी 3 जुलाई को एक कैविएट दाखिल किया था। जयंत पाटिल ने बगावत करने वाले एनसीपी के 9 नेताओं को अयोग्य घोषित करने की
चुनाव आयोग से मांग की है। चुनाव आयोग इस मामले में नियमों के मुताबिक कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। उधर शरद पवार ने 1999 में कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन करके दिनों को याद करते हुए कहा कि आज हम सत्ता में नहीं हैं, लेकिन हम लोगों के दिलों में हैं। शरद पवार ने अजीत गुट को चेतावनी देते हुए कहा कि भाजपा के एक एक सहयोगी ने राजनीतिक तबाही का सामना किया है और उनका भी यही हश्र होगा। शरद पवार ने कहा कि हमने अपने राजनीतिक सहयोगियों को धीरे धीरे कमजोर करना भाजपा की नीति है। अन्य राज्यों में इसके कई उदाहरण हैं। अकाली दल कई वर्षों तक भाजपा का साथ देता रहा, लेकिन अब कहीं नहीं है। यही स्थिति तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बिहार में भी देखने को मिली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे महसूस किया और राजद के साथ महागठबंधन में शामिल हो गए। अरविंद केजरीवाल की सरकार और एलजी के बीच का टकराव पुराना है। एक खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। ताजा मामला सलाहकारों, रिसर्च फेलो और विशेषज्ञों का है, जिन्हें अरविंद केजरीवाल ने अपनी मर्जी से बिना उपराज्यपाल की मंजूरी के नियुक्त कर दिया था। बीजेपी का कहना है कि ये सब के सब अरविंद केजरीवाल के लोग हैं, जिन्हें लाभ पहुंचाने की नीयत से नियुक्तियां दी गई हैं। ऐसे 437 लोगों को उपराज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया। इसके बाद से अरविंद केजरीवाल का पारा चढ़ गया। उन्होंने कहा, ये दिल्ली सरकार और इसकी सेवाओं का गला घोट देगी। मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाकर इसे तुरंत खत्म करने की भी मांग की। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सर्विसेज डिपार्टमेंट के आदेश को लेकर एलजी पर ठीकरा फोड़ते हुए सुबह सुबह ट्वीट किया, ये दिल्ली सरकार और उनकी सेवाओं का पूरी तरह से गला घोट देगा। मुझे नहीं पता ये सब करके माननीय एलजी जी को क्या मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसे तुरंत रद्द कर देगा। नया विवाद ऐसे समय पर सामने आया जब दिल्ली सरकार और राजभवन में सेवाओं पर अधिकार को लेकर पहले से ही जंग चल रही है। असल में दिल्ली सरकार के सेवा विभाग में विशेष सचिव YVVJ राजशेखर ने इन नियुक्तियों में खामियां बताते हुए वेतन रोकने का लिखित आदेश जारी किया है। वित्त विभाग को लिखे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि इन पदों पर लोगों की तैनाती बिना स्वीकृति के की गई है। इसके लिए इनका वेतनमान तत्काल रोक दिया जाए। इसके साथ ही इनकी सेवाएं भी तत्काल रूप से बंद कर दी जाएं। दिल्ली सरकार से जुड़ी विधानसभा योजना विभाग, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली पार्क एंड गार्डन सोसाइटी, दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट DTC, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, पर्यावरण समेत अन्य के स्वायत्त निकायों में कुछ लोगों को रखा गया है। राजशेखर ने लिखा कि इन सभी पदों पर तैनाती से पहले LG की मंजूरी अनिवार्य है, लेकिन नियमों को दरकिनार कर इनकी नियुक्ति की गई है। महाराष्ट्र में एनसीपी का पॉलिटिकल ड्रामा कब तक चलेगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इससे शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले की बारामती की सीट जरूर खतरे में पड़ गई है, क्योंकि अजीत पवार की बगावत का नतीजा चाहे कुछ हो, पर इतना तय है कि एनसीपी टूट गई है। अजीत पवार ने खुद को एनसीपी का अध्यक्ष भी घोषित कर दिया है। अब माना जा रहा है कि जिस पश्चिमी महाराष्ट्र के बूते शरद पवार की राजनीति इतने सालों से चलती रही, वह खतरे में पड़ गई है। खास तौर से जोखिम में सुप्रिया सुले का क्षेत्र बारामती भी है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत का लगभग 5 दशकों से इंतजार है। अजीत पवार की बैठक में पश्चिमी महाराष्ट्र से एनसीपी के 22 में से 17 विधायक पहुंचे थे, जबकि शरद पवार की मीटिंग में क्षेत्र के 5 विधायक पहुंचे। पश्चिम महाराष्ट्र से एनसीपी के 4 सांसद हैं। इनमें सुप्रिया सुले बारामती, श्रीनिवास पाटिल सतारा, अमोल कोल्हे शिरूर और सुनील तटकरे रायगढ़ का नाम शामिल है। एनडीए सरकार का हिस्सा बनने वालों में तटकरे का नाम भी शामिल था। 2019 विधानसभा चुनाव में पश्चिम महाराष्ट्र की 58 सीटों में से एनसीपी को 22 सीटें मिली थीं, जिसकी मदद से पार्टी 54 के आंकड़े को पार कर पाई। हालांकि 2020 में पंढरपुर मंगलवेधा उपचुनाव में भाजपा के हाथों हार के बाद एनसीपी 53 पर आ गई। अन्य 36 सीटों से भाजपा के पास 18, कांग्रेस के पास 8, शिवसेना 4 और अन्य के पास 6 सीटें थीं। 1967 में शरद पवार यहां से पहली बार चुने गए और 2009 तक विधानसभा या लोकसभा के जरिए जीतते रहे। पवार के राज्यसभा जाने के बाद 2009 में सुप्रिया सुले ने यहां से जीत हासिल की। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात अब तक पवार के पक्ष में रहे, लेकिन बदलते राजनीतिक समीकरण चुनावी स्थिति में भी बदलाव ला सकते हैं। 2014 और 19 सुप्रिया सुले की जीत में अजीत की बड़ी भूमिका रही। अब जब अजीत अलग राह पर हैं, भाजपा भी क्षेत्र में मजबूत होती दिखाई दे रही है। ऐसे में बारामती का चुनाव दिलचस्प हो सकता है। मनीष सिसोदिया को जब सीबीआई ने पहली बार गिरफ्तार किया था तो वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर फटकार लगाई थी
कि कोर्ट दिल्ली में है, इसका ये मतलब नहीं कि आप जब चाहें यहां आ जाएं। इसके बाद से राउज एवेन्यू कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक मनीष सिसोदिया दौड़ लगाते रहे, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली। एक बार फिर मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी की बीमारी की कहानी लेकर सुप्रीम कोर्ट जमानत मांगने पहुंच गए। इसके पहले हाई कोर्ट ने यह कहकर जमानत देने से इनकार कर दिया कि सिसोदिया सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसके पहले मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले में कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि क्या सभी आरोपियों को चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज दिए गए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी। आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सिसोदिया समेत कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। आबकारी नीति मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई को सप्लीमेंट्री चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज भी आरोपियों को देने का निर्देश दिया। अब अगली सुनवाई में कोर्ट दोनों की दलीलों को सुनेगा और मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को कई बार खारिज किया जा चुका है। अब सीबीआई लगातार उनकी रिहाई का विरोध करती आई है। फिलहाल अब तक सिसोदिया को किसी तरह की राहत नहीं मिल पाई है। मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। तबीयत का हवाला देते हुए सिसोदिया ने जमानत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया। इसके बाद उन्हें पत्नी से मिलने की इजाजत दी गई थी। उनकी पत्नी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। कुछ दिन पहले ही तबीयत खराब होने के बाद सीमा सिसोदिया को अस्पताल में भर्ती किया गया था। पिछले कुछ हफ्ते में सीमा सिसोदिया को तीसरी बार अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने ये कहते हुए उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। आरोप बेहद गंभीर हैं। कोर्ट ने यह भी कहा था कि सिसोदिया प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उन्हें जमानत मिलने से सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आरोप यह है कि आबकारी मंत्री रहते हुए सिसोदिया ने शराब कारोबारियों के साथ मिलीभगत की और इस तरह की आबकारी नीति का निर्माण किया जिसकी वजह से भ्रष्टाचार हुआ। जांच एजेंसीज का दावा है कि शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाकर बदले में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई। हालांकि आम आदमी पार्टी आरोपों को बेबुनियाद बताती रही। अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं कि दिल्ली में शिक्षा का बेहतर काम रोकने के लिए बीजेपी ने सिसोदिया को गिरफ्तार करवाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ज्यादा दिन नहीं बीते जब शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को कमजोर नेता बताया था और उद्धव पर ताना मारते हुए कहा था कि वे पार्टी में बागी नेताओं की पहचान करने में विफल रहे। वह भी तब जब एनसीपी ने उन्हें आगाह किया था कि ये सब शरद पवार ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। लेकिन अब वे खुद उन्हीं हालातों में फंस गए हैं। उनके साथ वैसा ही हुआ जो उद्धव ठाकरे के साथ हुआ। शरद पवार ने राहुल गांधी को लेकर भी टिप्पणी की थी और कहा था कि उनमें निरंतरता का अभाव है। ये बात तब कांग्रेस को पसंद नहीं आई, लेकिन अब जब शरद पवार का पावर छिन गया है तो कांग्रेस ने भी पलटकर ताना मार दिया। महाविकास अघाड़ी में एनसीपी की सहयोगी कांग्रेस ने शरद पवार के राजनीतिक कौशल पर सवाल उठा दिए। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि शरद पवार के पार्टी के संचालन में कुछ गलतियां रहीं और इसी के चलते पार्टी में इतनी बड़ी फूट हुई है। यही नहीं, पृथ्वीराज चौहान ने शरद पवार पर पुत्री मोह का भी आरोप लगा दिया। उन्होंने साफ कहा कि बेटी को आगे बढ़ाने के लिए शायद उन्होंने कुछ लोगों को साइडलाइन किया। उनकी ये बात ठीक वैसी है जो अजीत पवार कहते रहे हैं, इसलिए उन लोगों को दूर कर दिया। यही वजह है कि मैंने कल कहा था कि ये लड़ाई असली ही दिख रही है, इसमें कोई साठ गांठ नहीं दिखती। परिवार के भीतर विवाद का असर अब राज्य की राजनीति पर दिख रहा है। कोई और मौका होता तो कांग्रेस ऐसा कहने से पहले 10 बार सोचती, लेकिन खुद गांधी वाड्रा परिवार के मुंह में डूबी कांग्रेस ने खुलकर शरद पवार पर पुत्री मोह का आरोप लगा दिया। भतीजे की बगावत के चलते शरद पवार शायद अब तक के सबसे बड़े सियासी संकट में हैं। बुधवार को दोनों गुटों का शक्ति प्रदर्शन भी हुआ था। इस दौरान 30 से ज्यादा विधायक अजीत पवार के पास पहुंचे थे, जबकि 13 विधायक ही शरद पवार की मीटिंग में पहुंचे। साफ है कि वे पार्टी में कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, दिलीप वलसे पाटिल जैसे सीनियर नेता भी अजीत पवार के साथ हो लिए हैं। ऐसे में शरद पवार इसे महज भतीजे की महत्वाकांक्षा कहकर टालने की स्थिति में नहीं है और फूट का पूरा असर पार्टी पर दिख रहा है। यहां तक कि अजीत पवार गुट ने चुनाव आयोग में सिंबल और पार्टी पर दावा भी ठोक दिया। अजीत पवार भी इशारों में शरद पवार पर पुत्री मोह का आरोप लगा चुके हैं। एक तरफ अजीत पवार ने चाचा की बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए कहा था कि आप कब तक जारी रखेंगे, तो वहीं खुद को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया।
अजीत पवार ने कहा, क्या अलग कोख से जन्म लेना ही मेरी गलती है? मैं भी 33 सालों से आपके साथ राजनीति कर रहा हूं। वहीं इसका जवाब देने शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले सामने आई। उन्होंने कहा, माँ बाप के बारे में सुनना बर्दाश्त नहीं है। आप कुछ भी बोलिए, किसी के भी बारे में कुछ भी बोलिए, लेकिन पापा के बारे में कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस में लगता है कि पार्टी का अपने ही नेताओं से तालमेल नहीं है। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे अरविंद केजरीवाल को पहले लाइन देते हैं, उसके बाद दिल्ली और पंजाब के कांग्रेसी नेता केजरीवाल के विरोध में सामने आ जाते हैं। न समर्थन देंगे और न गठबंधन करेंगे। ये रायता खूब फैला। आम आदमी पार्टी के बीच तकरार जमकर हुई। पटना में केजरीवाल तो झगड़ने ही लगे। बात नहीं बनी तो आखिरकार केजरीवाल ने कह दिया कि जिस विपक्षी एकता की बैठक में कांग्रेस होगी उसमें मैं नहीं जाऊंगा। अब ऐसा ही मामला अखिलेश यादव के साथ यूपी में गठबंधन को लेकर हो गया। राहुल गांधी और खड़गे पटना में बतिया भी आए, लेकिन यूपी के कांग्रेसी नेता अखिलेश के नाम पर बिदक गए। ऐसे में सवाल यह है कि विपक्षी एकता करने से पहले क्या कांग्रेसी अपनी प्रदेश इकाई से बातचीत नहीं करती या बस दिल्ली से फरमान जारी करती है? 23 जून को पटना में नीतीश कुमार की मेजबानी में विपक्षी एकता मीटिंग में दोनों के शामिल होने के बाद सपा और कांग्रेस के बीच दोबारा गठबंधन की बातें उछल रही हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए यूपी कांग्रेस की पहली मीटिंग में सारे नेताओं ने एक स्वर से कहा, चाहे जिससे भी गठबंधन कर लें, लेकिन अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से अलायंस नहीं करें। यूपीसीसी चेयरमैन ब्रिजलाल खाबरी ने 2024 के चुनाव के लिए रणनीति बनाने की बैठक बुलाई थी, जिसमें शामिल नेताओं की भावना यही रही कि सपा से गठबंधन नहीं किया जाए। प्रदेश अध्यक्ष से जब पूछा गया कि यूपी के नेता गठबंधन के बदले क्या अकेले लड़ना चाहते हैं, तो खाबरी ने कहा कि सपा के साथ 2024 में गठबंधन जमीनी स्तर पर व्यावहारिक नहीं होगा। ब्रिजलाल खाबरी ने कहा कि पार्टी नेता कह रहे हैं कि सपा न तो हिंदू का और न ही मुस्लिम का अच्छा वोट शेयर जुटा सकती है। 2022 में जिन लोगों ने उनको वोट दिए, उन्होंने देखा कि वो बीजेपी से जीत नहीं सकी। पार्टी के नेता महसूस कर रहे हैं कि आम लोगों की भावना को देखते हुए सपा से दूरी बनाकर चलना ही कांग्रेस के हित में है। यहां तक कि 2022 में मुसलमानों ने भी देखा कि अखिलेश यादव ने अपनी सभाओं में मुसलमान नेताओं को तवज्जो नहीं दी। उनका वोट बैंक खिसक रहा है। रणनीतिक बैठक में शामिल कुछ नेताओं ने कहा कि बुजुर्ग कार्यकर्ताओं के अलावा पार्टी का एक बड़ा धड़ा मानता है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा से गठबंधन के कारण यूपी में कांग्रेस को फिर से जिंदा करने की कोशिश को धक्का लगा था। 2017 के विधानसभा चुनाव को प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट बताकर खाबरी कहते हैं कि प्रयोग असफल होते हैं तो सवाल पैदा होता है कि भविष्य में ऐसा फैसला करना चाहिए या नहीं। खाबरी ने कहा कि जनता की नजर में ये बात है कि सपा नेतृत्व ने सीएए और एनआरसी विरोध में कांग्रेस का साथ नहीं दिया था। खाबरी ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने यूपी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है और ये वोट में बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि पार्टी अपने दलित अल्पसंख्यक बेस को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।